1914 से पहले यूरोप एक ऐसा महाद्वीप था जो बिल्कुल ज्वालामुखी पर बैठा था। हर देश एक दूसरे से सावधान था और शक की दीवारें ऊंची होती जा रही थीं। बड़ी बड़ी ताकतें गठबंधनों के जाल में फंसी हुई थीं। तनाव इतना ज्यादा था कि कोई भी छोटी सी घटना एक बड़े युद्ध का कारण बन सकती थी। इस तनाव का एक कारण था राष्ट्रवाद। बहुत सारे जातीय समूह अपनी आजादी चाहते थे। उदाहरण के लिए बाल्कन में ये बेसानी आजादी चाहते थे। आजादी की इस चाह ने देशों के बीच दूरियां बढ़ा दी। आर्थिक प्रतिस्पर्धा ने भी इसमें आग लगाने का काम किया। हर देश संसाधनों और बाजारों पर नियंत्रण चाहता था। इस होड़ ने दुश्मनी को और बढ़ावा दिया, खासकर ब्रिटेन और जर्मनी के बीच। दोनों ही यूरोप की सबसे बड़ी ताकत बनना चाहते थे और आखिर में सैन्य तैयारियों ने तनाव को चरम सीमा पर पहुंचा दिया। सभी देश अपनी अपनी सेनाएं और नौसेनाएं मजबूत कर रहे थे। सभी एक संभावित युद्ध की तैयारी कर रहे थे। हजारों हथियार बनाने की इस होड़ ने हालात को और भी नाजुक बना दिया। जैसे जैसे तनाव बढ़ता गया, महाशक्तियों ने युद्ध की तैयारी शुरू कर दी। जर्मनी सबसे आगे था। उसके पास एक सुप्रशिक्षित सेना और एक आधुनिक नौसेना थी। फ्रांस भी संघर्ष की तैयारी कर रहा था। उसे जर्मनी की बढ़ती ताकत का डर था। ब्रिटेन जर्मनी द्वारा अपनी नौसेना के विस्तार से चिंतित था। ब्रिटिश रॉयल नेवी दुनिया की सबसे शक्तिशाली नौसेना थी। रूस भी युद्ध के लिए कमर कस रहा था। हथियारों की होड़ युद्ध का एक महत्वपूर्ण कारण बनी। सभी बड़ी शक्तियां अपनी सैन्य क्षमताओं को बढ़ा रही थीं। नए हथियार और तकनीकें विकसित की जा रही थीं। ने युद्ध की संभावना को पहले से कहीं अधिक घातक बना दिया। व्यापारिक विवादों ने तनाव को और हवा दी। राष्ट्र वैश्विक बाजारों के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे थे। जर्मनी के तेजी से औद्योगिकरण ने ब्रिटेन के आर्थिक प्रभुत्व को चुनौती दी। इन विवादों ने दोनों देशों के बीच दूरियां बढ़ा दी। यह सिर्फ सैन्य शक्ति की ही नहीं, बल्कि आर्थिक प्रभाव की भी लड़ाई थी। पुरानी कड़वाहटों ने भी अपनी भूमिका निभाई। पिछले संघर्षों से कई देशों के बीच अनसुलझे मुद्दे थे। उदाहरण के लिए फ्रांस फ्रैंको प्रशिया युद्ध में अपनी हार को नहीं भूला था। फ्रांसीसी समाज में बदला लेने की तीव्र इच्छा थी। इस ऐतिहासिक दुश्मनी ने बढ़ते तनाव में योगदान दिया। औपनिवेशिक प्रतिद्वंद्विता ने संघर्ष की एक और परत जोड़ दी। यूरोपीय शक्तियां अफ्रीका और एशिया में उपनिवेशों के लिए प्रतिस्पर्धा कर रही थीं। इस प्रतियोगिता से अक्सर झड़पें होती थीं। ये औपनिवेशिक विवाद यूरोपीय तनावों की बड़ी तस्वीर का हिस्सा थे। यूरोप दो मुख्य गठबंधन प्रणालियों में बांट गया था। ये गठबंधन सुरक्षा प्रदान करने के लिए थे, लेकिन इन्होंने कठोर गुट भी बनाए। ट्रिपल अलायंस में जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और इटली शामिल थे। यह गठबंधन फ्रांस और रूस का मुकाबला करने के लिए बनाया गया था। दूसरी तरफ ट्रिपल एंटेंटे था। इस गठबंधन में फ्रांस, रूस और ब्रिटेन शामिल थे। ट्रिपल एंटेंटे ट्रिपल अलायंस का जवाब था। इसका उद्देश्य यूरोप में शक्ति संतुलन बनाए रखना और जर्मन वर्चस्व को रोकना था। ये गठबंधन संधियों पर आधारित थे। संधियों में हमले की स्थिति में पारस्परिक समर्थन का वादा किया गया था। इसका मतलब था कि अगर एक देश युद्ध में जाता है तो उसके सहयोगी उसका साथ देने के लिए बाध्य थे। इस एक दूसरे से जुड़े तंत्र ने बड़े पैमाने पर युद्ध की संभावना बढ़ा दी। गठबंधनों ने एक दायित्व की भावना भी पैदा की। देशों को लगा कि उन्हें अपने सहयोगियों का समर्थन करना होगा, भले ही इसका मतलब युद्ध में जाना ही क्यों न हो। इस पारस्परिक सहायता प्रणाली ने प्रथम विश्व युद्ध के फैलने में योगदान दिया। इसने एक क्षेत्रीय संघर्ष को वैश्विक संघर्ष में बदल दिया। भाग 5 केंद्रीय शक्तियां और मित्र राष्ट्र। युद्ध की शुरुआत में दो मुख्य पक्ष थे, केंद्रीय शक्तियां और मित्र राष्ट्र। केंद्रीय शक्तियों में जर्मनी,
ऑस्ट्रिया हंगरी और तुर्क साम्राज्य शामिल थे। बाद में बुल्गारिया भी उनके साथ आ गया। मित्र राष्ट्रों में फ्रांस, रूस और ब्रिटेन शामिल थे। बाद में इटली, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका भी उनके साथ आ गए। मित्र राष्ट्रों के पास अधिक संसाधन और एक बड़ा जनसंख्या आधार था। इससे उन्हें लंबे संघर्ष में फायदा हुआ। भाग 6। 1915 में इटली का एंटेंटे में जाना। युद्ध की शुरुआत में इटली की स्थिति जटिल थी। 1915 में इटली ने पाला बदल लिया और मित्र राष्ट्रों में शामिल हो गया। मित्र राष्ट्रों ने इटली को क्षेत्रीय लाभ का वादा किया था। इतालवी सेना ने ऑस्ट्रिया हंगरी के खिलाफ लड़ाई शुरू कर दी। इसने मित्र राष्ट्रों को उनके समग्र युद्ध प्रयासों में मदद की। इटली का पाला बदलना प्रथम विश्व युद्ध का एक महत्वपूर्ण क्षण था। भाग 7। आर्कड्यूक फ्रांज फर्डिनेंड की हत्या। आर्कड्यूक फ्रांज फर्डिनेंड की हत्या ही वह चिंगारी थी जिसने युद्ध को जन्म दिया। 28 जून 1914 को आर्कड्यूक ने आर्कड्यूक और उनकी पत्नी की साराजेवो में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हत्यारा गैवरिलो प्रिंसिप था, जो स्लाव लोगों के लिए स्वतंत्रता की मांग करने वाले एक राष्ट्रवादी समूह का सदस्य था। ऑस्ट्रिया हंगरी ने हमले के लिए सर्बिया को जिम्मेदार ठहराया। ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया को कठोर मांगों के साथ एक अल्टीमेटम जारी किया। ऑस्ट्रिया हंगरी ने 28 जुलाई 1914 को सर्बिया पर युद्ध की घोषणा कर दी। इसने घटनाओं की एक श्रृंखला शुरू कर दी। रूस ने सर्बिया का समर्थन करने के लिए अपनी सेनाएं इकट्ठा करनी शुरू कर दी, जिसके कारण जर्मनी ने 1 अगस्त 1914 को रूस पर युद्ध की घोषणा कर दी। जर्मनी ने 3 अगस्त 1914 को रूस के सहयोगी फ्रांस पर भी युद्ध की घोषणा कर दी। जर्मनी ने जल्दी से फ्रांस तक पहुंचने के लिए बेल्जियम पर आक्रमण कर दिया और 4 अगस्त 1914 को जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। संघर्ष तेजी से पूरे यूरोप में फैल गया। प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो चुका था। प्रथम। भाग 8। युद्ध की ओर ले जाने वाली घटनाओं की श्रृंखला। युद्ध की ओर ले जाने वाली घटनाएं तेजी से घटीं। ऑस्ट्रिया हंगरी द्वारा सर्बिया पर युद्ध की घोषणा के बाद रूस ने अपनी सेनाओं को इकट्ठा किया। जर्मनी ने इसे खतरे के रूप में देखा और रूस पर युद्ध की घोषणा कर दी। जर्मनी ने बेल्जियम पर आक्रमण कर दिया। ब्रिटेन ने जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा की। संघर्ष पूरे यूरोप में फैल गया। अन्य राष्ट्र युद्ध में शामिल हो गए। तुर्क साम्राज्य केंद्रीय शक्तियों में शामिल हो गया। जापान ने जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा की। संघर्ष वैश्विक हो गया। प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो चुका था। भाग 9। उपनिवेशों और गैर यूरोपीय शक्तियों की भागीदारी। प्रथम विश्व युद्ध केवल यूरोप तक ही सीमित नहीं था। इसमें उपनिवेश और गैर यूरोपीय शक्तियां भी शामिल थीं। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और भारत जैसे देश, जो ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा थे, ने महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाईं। उनके सैनिकों ने विभिन्न मोर्चों पर लड़ाई लड़ी। उपनिवेशों ने संसाधन और जनशक्ति प्रदान की। अफ्रीकी और एशियाई उपनिवेशों को संघर्ष में घसीटा गया। इन क्षेत्रों के सैनिकों ने यूरोपीय सेनाओं में सेवा की। युद्ध ने न केवल यूरोप बल्कि दुनिया के दूर दराज के हिस्सों में भी लोगों को प्रभावित किया। गैर यूरोपीय शक्तियां भी युद्ध में शामिल हो गईं। ब्रिटेन के सहयोगी जापान ने एशिया में जर्मन क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया। संयुक्त राज्य अमेरिका ने 1917 में युद्ध में प्रवेश किया। मित्र राष्ट्रों के पक्ष में संतुलन बनाने में अमेरिकी सैनिकों और संसाधनों का महत्वपूर्ण योगदान था। इन राष्ट्रों की भागीदारी ने युद्ध को वास्तव में वैश्विक बना दिया। यह एक ऐसा संघर्ष था जिसने दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रभावित किया।
उपनिवेशों और गैर यूरोपीय शक्तियों का योगदान युद्ध प्रयासों के लिए महत्वपूर्ण था। उनकी भागीदारी ने युद्ध के परिणाम को आकार दिया। भाग 10। युद्ध का सैनिकों और नागरिकों पर प्रभाव। प्रथम विश्व युद्ध का सैनिकों और नागरिकों पर विनाशकारी प्रभाव पड़ा। संघर्ष में लगभग 90 लाख सैनिक मारे गए, कई घायल हुए या लापता हो गए। युद्ध ने मशीन गन, टैंक और जहरीली गैस जैसे नए घातक हथियारों की शुरुआत की। नागरिकों को भी बहुत नुकसान उठाना पड़ा। युद्ध के कारण 2 करोड़ नागरिकों की मौत हो गई। कई लोग लड़ाइयों के बीच फंस गए। अन्य लोग भूखमरी, बीमारी और विस्थापन से मर गए। युद्ध ने नागरिक आबादी के लिए अभूतपूर्व पीड़ा लाई। युद्ध ने दुनिया को गहराई से बदल दिया। इससे ऑस्ट्रो हंगेरियन, तुर्क, जर्मन और रशियाई साम स्टेट्सों जैसे साम स्टेट्सों का पतन हुआ। खंडहरों से नए राष्ट्रों का उदय हुआ। यूरोप के राजनीतिक नक्शे को फिर से तैयार किया गया। प्रथम विश्व युद्ध के स्थायी सामाजिक और आर्थिक प्रभाव भी पड़े। इसने समाज में महिलाओं की भूमिका को बदल दिया, क्योंकि उन्होंने उन पुरुषों की नौकरियां संभाली जो लड़ने गए थे। युद्ध ने भविष्य के संघर्षों, जिसमें द्वितीय विश्व युद्ध भी शामिल है, के लिए मंच तैयार किया। इसका प्रभाव आज भी महसूस किया जाता है।